Some basic concept of chemistry. This is the NCERT analysis for this chapter. How we are going to understand this chapter and how we are going to use this chapter to crack the different examination like NEET and JEE. एनसीईआरटी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में क्या दिया है उसे आप अच्छे से देखो. यहाँ पर आपका डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि कैसे करके ये केमिस्ट्री डेवलप किया गया है. आप बोलोगे क्या सर ये एग्जाम में आएगा? मैं बस आपको 2 मिनट में बता रहा हूँ. बस लेक्चर, बस आप इस वीडियोस को देखते हुए आगे बढ़ते जाइए. ठीक है, बेटर कॉल इट्स, इस लेक्चर को देखते हुए आप आगे बढ़ो. यहाँ पर भी कुछ दिया हुआ है क्या क्या ट्रेडिशन है. एंशियंट इंडिया में केमिस्ट्री वाज कॉल्ड रसायन शास्त्र. ठीक है, रसतंत्र, राष्ट्रक्रिया, राष्ट्र विद्या, आयापोलॉजी अगर मैंने किसी को गलत स्पेल किया हो तो. इट इंक्लूड मेटलर्जी, मेडिसिन, मैन्युफैक्चरिंग, काफी कुछ यहाँ पर दिया है. क्या ये हमारे स्कूल के एग्जाम में आएगा? क्या ये हमारे नीट के एग्जाम में आएगा? देखता हूँ. आयरन गोल्ड के बारे में कुछ बताया गया है. अब देखो, मैंने तो पूरा एनसीईआरटी पढ़ के रखा है. सो कहाँ से ये चैप्टर शुरू होता है ये कुछ भी आप रीड कर लो, क्योंकि हमें जानना बहुत जरूरी है. हम एक साइंस के स्टूडेंट हैं, आखिर ये केमिस्ट्री का फंडामेंटल किस जगह से जनरेट हुआ है. ठीक है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द मार्क्स और क्रैकिंग द एंट्रेंस, इट्स अबाउट द फंडामेंटल ऑल्सो कि हमारा केमिस्ट्री आया कहाँ से, वो जरूर हम पढ़ते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पर वो चीजों को बता रहा हूँ जो आपका 100% नीट जेई में आता है, उस चीजों को एनसीईआरटी के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो ये चैप्टर्स हमारा आना कहाँ से शुरू होगा? अगर आप इस जगह पे पढ़ोगे, यहाँ से, a developing country like India needs talented and creative chemists for accepting such challenges. जो ऊपर में सब challenges है क्या क्या केमिस्ट्री में हुआ जो आपको नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए. To be a good chemist, to accept some challenges, one need to understand basic concept of chemistry, which begin with the concept of matters. Let us start with the nature of matter. यहाँ से ये आपका स्टार्ट हुआ है, जहां से आपके एग्जाम में आना शुरू होगा. ठीक है, बहुत लोग इसे पढ़ेंगे, बोलेंगे नेचर ऑफ मैटर, सो सिंपल, 8 9 में पढ़ा है. आपने पढ़ा है, आपके दिमाग में कितना है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपके स्कूल वगैरह के एग्जाम में ये नहीं मिलेंगे आपको, मगर नीट वगैरह में यहाँ पर से काफी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, और किस तरह से है वो भी हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे. मैटर कितने टाइप का होता है? आपके इस बुक में क्या दिया है? सॉलिड, लिक्विड, गैस. जो सीबीएसई के स्टूडेंट है वो बोलेंगे नहीं 5 मैटर्स होता है, क्योंकि उन्होंने क्लास 9 चैप्टर 1 में, क्लास 9 में एक चैप्टर उन्होंने पढ़ा है, मैटर इन आवर सराउंडिंग. अच्छे से देखो, समझो पहले. मैटर इन आवर सराउंडिंग में हमारा क्या फंडामेंटल वहां पे डेवलप हुआ था? वहां पर बताया गया था मैटर 5 टाइप का होता है. सॉलिड, जो वहां भी लिखा है, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा. ये आईसीएससी वाले लोगों को नहीं मालूम होगा, बिकॉज उन्होंने भी 3 ही पढ़ा था. बीईसी, बोस एंड आइंस्टाइन कंडेंसेट. ठीक है, मगर हमारे यहाँ पर क्या दिए हुए हैं? सिर्फ 3 दिए हुए हैं. तो आपका इस 2 से क्वेश्चन कभी आएगा ही. अगर ये नाम नहीं दिए हुए हैं तो नहीं आएंगे. दिस इज अ ट्रू बुक लाइक सिलेबस बुक. अब बोल रहे हैं कि जो क्लोजली पैक्ड है वो सॉलिड होता है. सॉलिड में हमें मालूम है इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है. तो ये सब जो कंसेप्ट इसका है, ये इनहेरिट करके यहाँ पर आपके दिमाग में रहना चाहिए. कभी अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ गया जो क्लास 9 में आप लोगों को लगता था, और अगर आप रिकॉल नहीं कर पाए तो एक बहुत बड़ा लॉस है. बाकी का कैरेक्टरिस्टिक पढ़िएगा, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है. ये सब एग्जाम्पल दिए हुए हैं. सॉलिड से लिक्विड बनाने को क्या करते हैं? हीट करते हैं, है ना. लिक्विड से गैस में भी हीट होता है, गैस से लिक्विड. ये सब प्रोसेस भी अगर आपको कोई बोला जाए तो आप बोल सकते हैं दिस इज मेल्टिंग. ठीक है, दिस इज वेपराइजेशन. हमजा, इज इट ओके? गैस टू लिक्विड. Yes, तो ओके. कंडेंसेशन, लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिडिफिकेशन. ये सब हमने 9 में ही पढ़ा है, तो ब्रशअप के लिए मैंने लिख दिया है. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर,
मिक्सचर क्या है, प्योर सब्सटेंस क्या है, अच्छा नॉलेज होना चाहिए। यहाँ से मैंने क्वेश्चन काफी सारे जो भी कंडक्ट करते हैं नीट का मॉक टेस्ट वगैरह, मैंने उनमें भी देखा है कि यहाँ से काफी क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है नीट में कम आया है, मगर हो सकता है माइट बी दिस ईयर, यू नेवर नो। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस का कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखिएगा, ये क्लास 9 में आईसीएसई हो सीबीएसई हो सभी में। होमोजीनियस क्या होता है, जो कंप्लीटली सॉल्वेंट डिसॉल्व हो जाता है। एंड देयर इज नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। आपको लगेगा कि वो एकदम एक ही चीज है, जैसे हम लोग नमक में पानी कैसे मिला देते हैं। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप से भी अलग अलग नहीं दिखेगा। तो ये सब थोड़ा क्लास 9 का एनसीईआरटी निकाल के चैप्टर थोड़ा ये जरूर पढ़ लीजिएगा। ये आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, मैटर इन अवर सराउंडिंग। एंड ये जो है ये उसके सेकंड चैप्टर में दी हुई है, इज मैटर अराउंड अस को जरूर पढ़ लेना बच्चों। जरूर। आप बोलोगे अरे सर आप नीट पढ़ा रहे हो, स्कूल पढ़ा रहे हो, आप बोल रहे नाइन्थ पढ़ रहे हैं। ये आपके स्कूल के एग्जाम में आने का चांसेस बहुत कम है, बिकॉज ये ऑलरेडी क्लास 9 में है। अगर लोग इसे नेग्लेक्ट करते हैं, ये नीट में आने का बहुत हाई चांसेस रहता है। इसीलिए जो बच्चे नीट दे रहे हैं वो क्लास 9 के चैप्टर 1 2 को एनसीईआरटी का जरूर पढ़ लीजिएगा। इज मैटर अराउंड अस प्योर, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार टॉपिक है। काफी कुछ आपको रियल लाइफ से आप रिलेट कर पाओगे। नेक्स्ट, मिक्सचर, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, प्योर सब्सटेंस या एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा। जैसे NaCl एक नमक है, तो ये दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं मगर एक प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट में गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, यहाँ पर सब पढ़िएगा आप लोग, रीड कर लेना। प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है। ये वाटर का मॉलिक्यूल इस तरह बन रहा है। अगर आपको ये बेसिक नहीं आता है और आप 11 में नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पहले क्लास 9 10 के एनसीईआरटी एक बार पढ़ के आ जाओ। ठीक है, अब आपका ब्रेन ग्रो कर चुका है और बेटर वे में समझ में आएगा। क्योंकि ये सब चीज छोटा छोटा दिया है मगर डिटेलिंग फंडामेंटल। ये देखिए रेडियस दिखा रहा है बड़ा है, कहाँ से आएगा फंडामेंटल? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे। ये बेसिक चीज है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, अर्लियर टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पर यूज, इंग्लिश एंड मेट्रिक सिस्टम। ठीक है, उसके बाद एक नया सिस्टम बना जिसका नाम क्या रखा गया, SI सिस्टम। ठीक है, ये है उसका एब्रिविएशन, ले सिस्टम है इंटरनेशनल दो यूनाइट्स। आई डोंट नो फ्रेंच करेक्टली, अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ इश्यू हुआ तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। ठीक है, SI। ठीक है, ये SI यूनिट का ये फुल फॉर्म है। SI में 7 बेस यूनिट्स होता है। बेस यूनिट्स क्या होता है? बेस यूनिट्स वो होता है जहां से सारे यूनिट्स डेराइव होते हैं। ठीक है, बेस यूनिट्स, फ्रॉम बेस यूनिट, डिफरेंट यूनिट्स आर डेराइव्ड। ठीक है, आइए इसके बारे में ज्यादा नहीं, बस दिमाग में रखिए कौन सा 7 बेस यूनिट है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। यहाँ से क्वेश्चन आपके स्कूल में आने का चांसेस कम रहता है। ठीक है, मगर फिर भी नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलिएगा कैसे? देखिए, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रो करंट, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक मतलब टेम्परेचर केल्विन में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में मास नहीं है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या बोलते हैं, मोल। इसीलिए मोल कंसेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोल कंसेप्ट मैंने आई लिंक में अटैच कर दिया है, आप जरूर देख लेना। ठीक है, मैं पूरा जहां जहां पढ़ा रहा हूँ वहां का वीडियो भी मैं आई लिंक में सीक्वेंस वाइज अटैच किया हूँ, उसको देखते जाइए। 9, ये इसका SI यूनिट बता रहे हैं। लेंथ का याद रखिएगा मीटर होता है। आप बोलोगे ये सब आता है, फिर भी एक प्रेशर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑलवेज मोल। डेफिनेशन कुछ दिया है आएंगे,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। अब आता हूं ये प्रीफिक्स एसआई सिस्टम का। देखो, हम लोग बोलते हैं मिलीमीटर है तो क्या होता है 10⁻³ ये भी नीट के एमसीक्यूज में काफी बार सैंपल पेपर्स में डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के मॉक पेपर में दिखे हैं, मगर अभी तक एनसीईआरटी के बैक में भी दिखे हैं, मगर अभी तक नीट में नहीं दिखे हैं। हो सकता है कमिंग ईयर, वी नेवर नो। यॉक्टो किसे बोलते हैं 10⁻24 को, जेप्टो, एटो, फेम्टो। आप बोलते हैं मैं इसका क्वेश्चन कैसा आता है एक बार देख सकता हूँ? ये देखिए, थोड़ा एनसीईआरटी के पास आते हैं। मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस विथ मल्टीपल्स। माइक्रो क्या है, डेका क्या है, मेगा क्या है, गीगा क्या है, फेम्टो क्या है? मुझे लग रहा है मैं भी भूल गया हूँ क्या। चलिए ट्राई करते हैं, बताओ, स्टॉप करके थोड़ा सा इसे सॉल्व करो। सो व्हाट इज द तो आंसर? माइक्रो 10⁻⁶ माइक्रो इज 10⁻⁻6। वेरी गुड। डेका इज 10। डेकामीटर याद है? मेगा विल यस बी सर। 10⁻⁶। ये एरो मैच कर गया। मैं अगर वैसे करता तो ज्यादा बेटर था, बगल में आंसर लिख देता, बस यूं ही कर रहा हूँ। गीगा 10⁹ फेम्टो बच गया तो यही होगा। सो दीज आर द आंसर। सो ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। ऑप्शन ए दे सकता है कि कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन वन, एक्चुअली में 1, 2, 3, 4, दिस टाइप ऑफ कम। इज इट ओके? सो व्हाट इज यस द सर। एसआई यूनिट? अगर आप स्कूल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन पूरा अच्छे से सॉल्व करके लिखिए आप। जरूरत है मैं दे दूंगा। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मास, हाउ इट इज डिफाइंड। थोड़ा क्वेश्चन खोला हूं तो थोड़ा देखो स्टार्टिंग में क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं। कैलकुलेट द मोलर मास। ओके, आपको लगेगा ये तो 9 में पढ़ा है, फिर भी करूंगा सॉल्व। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं छोड़ना है, इजी हो टफ हो उससे मतलब नहीं है। विल प्रैक्टिस ईच एंड एवरीथिंग। चलो अब हम लोग वापस आ जाते हैं, हम लोग जहाँ पे ये देखा था हमने। दिस इज ओके। सो ये आपको कम से कम दिमाग में रखना होगा। जैसे जैसे आप कैलकुलेशन यूज करोगे, इसको एक बगल में चार्ट अपने डेस्क पे पेस्ट कर लो, वैसे वैसे यूज करोगे तो ये ऑटोमेटिक याद होता जाएगा। ये प्रैक्टिस से याद ओके होता सर। है, रटने से याद होना थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, अच्छा। मास वेट क्या है? एसआई यूनिट अच्छे से देख लो। मास का एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम। थैंक यू। ठीक है, किलोग्राम। यस सर। वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या है? अच्छे से देखो, वॉल्यूम का एसआई यूनिट है मीटर। तो ये सब आपको लिख के, मैं ये रिकॉर्डिंग भी आपको भेज दूंगा। ठीक है, ये सब लिख के आप अच्छे से इसे देख सकते हैं। हम लोग ऑफन छोटा यूनिट के लिए सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब यूज करते हैं। व्हाट इज 1 डेसीमीटर क्यूब? 1 डेसीमीटर क्यूब इज नोन एज 1 मीटर। सर सीसी यूज नहीं करते हैं, सीसी। 1 cc इज नोन एज 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सेंटीमीटर ओके क्यूब। सर। सो दिस इज द थिंग। 1 centimeter cube is also known as 1 milliliter. So all these three are same. Is it okay? ओके सर। So write one more thing over here, this thing, and one more thing. 1 meter cube is equal to 1,000 liter. It will be used when we do sums of different chapters where the unit of meter cube has been. Shall we proceed? यस सर। डेंसिटी के बारे में बोला जा रहा है, मास बाय वॉल्यूम जानते हैं। एसआई यूनिट क्या होगा डेंसिटी का? एसआई यूनिट मास का क्या है? केजी। एसआई यूनिट वॉल्यूम का क्या है? मीटर क्यूब। तो केजी मीटर क्यूब इज द एसआई यूनिट। हम लोग ज्यादातर देखते हैं ग्राम पर सीसी में दिया रहता है यूनिट डेंसिटी का। ग्राम पर सीसी का मतलब ग्राम पर एमएल, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो, -3, अगर ये ऊपर आ गया तो। ठीक है, या फिर ग्राम पर
मिलीलीटर। इज इट ओके? यस तो। तो एसआई यूनिट याद रखोगे, केजी मीटर की। ये दो का एसआई यूनिट याद रहेगा, ऑटोमेटिक ये याद रहेगा, या ये याद रहेगा तो ये दो ऑटोमेटिक आ जाएगा। टेम्परेचर हमें मालूम है किस तरह से कैलकुलेट होता है। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला कभी मत भूलना, इसको लाइटली मत लेना। अगर कभी कोई चीज ऐसा कन्वर्जन आ गया और ये फॉर्मूला नहीं मालूम रहा तो बहुत बड़ा आप एक इजी क्वेश्चन को भी छोड़ दोगे। फ़ारेनहाइट का क्या है सेल्सियस के साथ? 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। केल्विन क्या है? सेल्सियस प्लस 273.15। इफ यू आर यूजिंग एमसीक्यू, ट्राई टू यूज 273। ठीक है, क्योंकि मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो उतना बड़ा मैटर नहीं बनता। जो एमसीक्यू का ऑप्शन रहेगा वो उतना भी क्लोजली नहीं रहता है। बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में, इसमें ये सब कन्वर्जन अगर आपको मालूम है तो याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कुछ एनालिटिकल बैलेंसिंग के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि हम लोग जो बैलेंस यूज करते हैं वहां पर प्लैटिनियम एंड इरिडियम वाज chosen as the standard because it is highly resistant to chemical attack and its mass will not change for extremely long time। अगर आप इसको बैलेंस भी बना के रखते हैं इस चीजों का, तो वो एयर उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, इसीलिए उसमें कभी भी कोई मास इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है बहुत लंबे समय तक। उसके बाद कभी हो सकता है ओके अटैक सर। हो। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन। मल्टीप्लीकेशन दिखा रहे हैं आपको। आप अगर मल्टीप्लीकेशन यूज कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा? ये दो को मल्टीप्लाई किया गया, ये दो पावर ऐड, ये दो ये आया है, मगर यूनिट क्या है यहाँ पर? 1 डेसिमल प्लेस है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ देखिए 1 डेसिमल प्लेस है, इसके अंदर डिजिट कितना है? 4 है। ठीक है, दो डिजिट है ना, तो डेसिमल के बाद दो लेंगे। इज इट ओके? यस तो। अंडरस्टूड। तो हाँ, तो 1 डेसिमल प्लेस करने के बाद जो भी होगा आंसर, मान लो मेरा 389.67 रहता, तो मैं इसे 1 डेसिमल प्लेस करके 8967 कर देता। तो दिस मल्टीप्लीकेशन का आंसर इस तरह से। बहुत बार बुक में देखिएगा आपका 30 ये आ रहा है, अब बुक में आंसर ये दिया है। तो इट इज बेटर टू राइट लाइक दिस, क्योंकि अगर एग्जाम में बोल दिया गया है पेपर में कि डेसिमल प्लेसमेंट करेक्ट होना चाहिए तो फिर इसे फॉलो करना होगा, नहीं तो इसके लिए आपके कुछ मार्क्स वहां पे डिडक्ट होंगे, लाइक हाफ मार्क्स। एमसीक्यू के लिए तो कोई इशू नहीं है, वो आपको समझ में आ जाएगा। ये दो को कीजिए, देखिए आंसर। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल देख लीजिएगा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया है जो आपने क्लास 6 7 में मैथ्स में पढ़ा है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर में क्या बोल रहे हैं? आइए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। 285 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 है। इसमें कितना है? 2 है, क्योंकि आगे का जीरो को हम लोग कंसिडर नहीं करते। उसी का यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? ये मान लो 2.000 समथिंग है, तो ये वन ही है सिग्निफिकेंट फिगर, ये जीरो को कंसिडर नहीं होगा। मगर बीच में अगर 5 आ गया तो ये पूरा को करोगे तो कितना आएगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसको देख लेना एक बार, ओके? आप लोग सभी इसको देख लीजिएगा यस अच्छे तो। से। मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, इसके बारे में बताया गया है। एवरेज कैसे निकलते हैं? डायमेंशन एनालिसिस, मतलब इंच कितना सेंटीमीटर है, कन्वर्जन, दीज आर द इम्पोर्टेंट। प्लीज प्रैक्टिस इज एवरीवन, डोंट लीव दिस टॉपिक। आई एम नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस बिकॉज यू नो ऑल दिस थिंग। ये बेसिक में आपके स्कूल में पढ़ाया गया है, तो इसको थोड़ा सा बुद्धि लगाइए। आप बोलिएगा मैं 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर कैसे मानूं? घर में निकालिए इंच टेप, नापिए। ठीक है, इतना जो है उसको 1 इंच देखिए, 1 इंच के बराबर कितना होता है हम लोग जानते हैं? 12 इंच इज 1 फीट। वो कन्वर्जन हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, सब उसी के बारे में है। ठीक है, डेज, 2 डेज सेकंड में कैसे कन्वर्ट होगा? सो सिंपल, 2 डेज है। ठीक है, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये आवर्स में आ जाएगा। 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मिनट्स में आ जाएगा। 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सेकंड में आ जाएगा। देखिए, यही वो चीज है। मुझे ये नहीं मालूम ये क्या सोच रहे हैं, मैं सिंपल वे में ये देख रहा हूँ। ठीक है, नो, कमिंग टू लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बहुत डिटेल में ये मेरे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। यस हमजा।
दिस इज द लैंडिंग पेज ऑफ ट्रांजिशन करियर सॉल्यूशन। आप ट्रांजिशन के अंदर एंटर करोगे, ये आपको मिलेगा। ये क्लास 11 का है, मैं से आई बटन में दे दे रहा हूँ। सब बेसिक कंसेप्ट आप ओपन करो, इसे स्टॉप करो। ये देखो, ये जो लेक्चर आपको इस तरफ दिख रहा है प्लेलिस्ट के अंदर, ये है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आप इसे ओपन करो, बहुत अच्छे से समझाया गया है, बहुत बेटर वे में है, पेन से लिखे हैं किसी तरह से भी, मगर आपको समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद जिस तरह से ये प्लेलिस्ट है, मैं वो आपको बताते रहूंगा। मोल कंसेप्ट, अगर आप मोल कंसेप्ट आसिफ मुमताज सर्च करते हैं, ओ ये आ गया, चलो ये भी मैं आई बटन में दे दूंगा आपका। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, पार्ट 3, पूरा कंसेप्ट ना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का भी यहाँ पर अटैच कर दे रहा हूँ। ठीक है, पूरा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, बस एनसीईआरटी को अच्छे से देखते हुए चलो। नो, आपने देख लिया ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। आपको ये पूरे वीडियो लेक्चर में वहां पर मिल जाएंगे। पूरा एनसीईआरटी यहाँ पर क्या, एक एक चीज सॉल्व हो जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये क्या फंडामेंटल को एक्सप्लेन करें, यहाँ से भी एमसीक्यू आते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, एवोगैड्रोस लॉ का मैंने एक लेक्चर अभी अपलोड किया है सिर्फ एवोगैड्रोस लॉ के ऊपर, एक सम्स के साथ। उससे ज्यादा कुछ नहीं करना, आप स्कूल के एग्जाम में दे रहे हो या नीट दे रहे हो, 8 मिनट का एक लेक्चर है, वो भी इस प्ले लिस्ट में है। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, क्लास 8 9 से पढ़ रहे हैं, 7 से, बहुत से स्कूल में तो 7 से है। मैटर इनडिविजिबल है, आगे जाके पता चला नहीं, डिवाइड होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट रीड कर लीजिएगा एक बार। एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास मालूम है क्या होता है। ठीक है, आइसोटोप्स के बारे में बात हो रहे हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम मास नंबर, है ना। ओ सेम एटॉमिक नंबर, अरे बट डिफरेंट मास नंबर। एग्जाम्पल बहुत सा है, यहाँ भी दिए हुए हैं। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, हाइड्रोजन चैप्टर में भी और डिटेल में पढ़िएगा, ट्रीटियम, कार्बन में। ठीक है, इसे भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ोगे, आइसो एस्टर्स के बारे में बताऊंगा, आइसो बार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ये 1 mu का मास क्या होता है, दिस मच होता है। किसके स्टैंडर्ड में, पहले स्टैंडर्ड हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम से जो जितना भी हेवियर रहता था, वो उसका एटॉमिक मास होता था। मान लो कि ऑक्सीजन लेता हूँ, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, 16 है। दिस मीन ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन। ठीक है, अगर ये हेवियर देन हाइड्रोजन है, मगर उसके बाद क्या स्टैंडर्ड आया, C12। C12 का मतलब क्या होता है, वो कार्बन जिसका मास 12 है और एटॉमिक नंबर तो हमेशा 6 होगा। ठीक है, ये इसके बारे में बात हो रहा है। ये क्या किया गया, इसका 1/12 मास निकाला गया। ये कार्बन का पूरा मास है 12, इसको 12 पार्ट में डिवाइड कर दो। चार, पिज्जा की तरह 12, 12 लोग हैं, क्या करो, थोड़ा थोड़ा पिज्जा खाना होगा। देखिए ना, डिवाइड कीजिए ना, समझ में आ गया ना, ये 12 पार्ट में मान लो डिवाइड होता था, हर एक पार्ट क्या है, वन बाई यस ट्वेल्व सर। तो 1/12 इज इक्वल टू क्या होगा, 12 का अगर आप 1/12 पार्ट लेते हो तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। जस्ट लाइक हाइड्रोजन, क्लियर है। तो उसी चीज को ये लोग निकाल रहे हैं आपका, कि 1/12 आपसे कितना हेवियर है। ये 16 टाइम हेवियर देन हाइड्रोजन है, यहाँ पर लिख सकते हैं 60 टाइम हेवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन C12। आ रहा समझ में, 1 mu एटॉमिक मास यूनिट, इसका मास ये होता है। ठीक है, कैसे जनरेट हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग मोल कंसेप्ट में मैंने दिखाया है, देखिएगा सब कुछ बहुत डिटेल में ये सब
मोल कंसेप्ट के लेक्चर में मैंने पढ़ाया है एबीओ, यूनिफाइड मास, एवरेज एटॉमिक मास। ये भी उसी प्लेलिस्ट में एक एवरेज एटॉमिक मास के थ्रू ये टॉपिक मिलेगा। ये क्लास 9 एनसीईआरटी में भी था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ठीक है। जो सीबीएसई वाले लोग हैं हम लोग देखेंगे अरे ये तो बहुत इजी समझ में आ जा रहा है, और बाकी बोर्ड्स में नहीं थे। तो एवरेज एटॉमिक मास का भी मैंने वहां पे लेक्चर अटैच करके रखा है, वो आप जरूर देख लो। ज्यादा बड़ा नहीं, आई थिंक सो 20-24 मिनट्स का है। ठीक है। आप इसका क्वेश्चन देख सकते हैं, उसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे है एनसीईआरटी में। वेयर इज एवरेज एटॉमिक मास। ये देखो सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है, 2, 3, 4। ठीक है, 3 ये आगे का कॉर्ड नहीं करता है, देख लीजिएगा। ओके। हाँ, दैट इज द एवरेज atomic तो 1.3। आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, आप मेरे लेक्चर में देख सकते हैं। सो सब एनसीईआरटी के थ्रू है। उसके बाद देखो एवरेज एटॉमिक मास आप लेक्चर से देख लोगे, मैंने क्वेश्चन भी आपको दिखा दिया है। फॉर्मूला मास कुछ नहीं, बस याद रखना है। अभी फ्री के लिए हमें रिसर्च नहीं करना है, बस नीट निकालना है, बोर्ड निकालना है। फॉर्मूला मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। ये लोग दिखा रहे कि आयनिक कंपाउंड में फॉर्मूला मास दिया जाता है सोडियम क्लोराइड, कोई जरूरत नहीं है। सोडियम क्लोराइड का एटॉमिक मास सोडियम का कितना है, 23। क्लोरीन का क्या है, 35.5। क्या वैल्यू आएंगे, 58.5। यही फॉर्मूला मास भी है, यही मॉलिक्यूलर मास भी है, तो इतना बुद्धि नहीं लगाना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज निकाल लीजिए, जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पर देखिए कार्बन का ये दे रहे हैं, हाइड्रोजन जो लोग स्कूल के एग्जाम में लिख रहे हैं, इट इज वेरी गुड टू यूज दिस एक्यूरेट वन। मगर जो नीट वगैरह की एग्जाम दे रहे हैं, और अगर मॉलिक्यूलर मास मान लीजिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं, आपसे इतना इजी क्वेश्चन आ गया तो अच्छी बात है। नहीं तो अगर किसी क्वेश्चन में अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हम लोग किस तरह करेंगे। 6 एटम कार्बन है, ईच एटम का मास क्या है, 12। 12 हाइड्रोजन एटम है, ईच एटम का मास क्या है, 1। 6 ऑक्सीजन एटम है, ईच एटम का मास क्या है, 16। कैलकुलेट कर लो, 180 आएगा। 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, यही आ रहा है, आज भी यही आएगा। सुक्रोज, ये सब बहुत कॉमन है जो आते हैं। इसका भी मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिएगा, 342 होता है। ठीक है। ठीक है, जैसे जैसे सम्स आएगा आप मोल कंसेप्ट के मेरी लेक्चर कीजिए ना, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। पूरा मोल वहां पे उस लेक्चर में मेरा समझाया गया है। क्या सर्च कीजिएगा आप यूट्यूब पे, मोल कंसेप्ट ऐसे तो आई बटन में दे दूंगा ही। आसिफ मुमताज, दिस इज माई नेम, ASIFMUMTAZ, and this is my WhatsApp number. If anyone has any query they can ask on this. Please no call, only WhatsApp, 9903461361। फिर कॉल में बात करनी होगी मैं जरूर करूंगा, मगर इनिशिएट व्हाट्सएप से करना। सब कुछ दिया है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन एवरेज एटॉमिक मास के ही लेक्चर में मिल जाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसका भी मैं लेक्चर वहां पर अटैच कर दूंगा। आईसीएससी वाले लोग इसे देख के बहुत खुश होते हैं, बिकॉज ये आईसीएससी क्लास 10 में था। कोरोना के टाइम भी सिलेबस में सिर्फ एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर मास ही था। तो मेरा जो 9 का 10 का लेक्चर है मैं उसी को यहाँ पर अटैच कर दूंगा, वही आपका 11 का पूरा है। इज इट ओके। सो ये मूल कंसेप्ट तक है। उसके बाद हम लोग स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन एंड लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय। और बच्चों अगर अच्छा लगा है तो इसे शेयर करो, लोगों को थोड़ा लाइक करो, कमेंट करो। योर नीड योर वैल्यूबल कमेंट, जो आपको लगता है कि और क्या होना चाहिए प्लीज कीजिए। आई एम ट्राइंग टू मोटिवेट माई सेल्फ टू अपलोड मोर वीडियोज, मगर उसके लिए आपके तरफ से भी कुछ फीडबैक आना चाहिए जो मुझे मोटिवेट करे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, सी यू ऑन नेक्स्ट पार्ट 2।